स्वागत है आपका मेडिकल ऑफिसर्स राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक ऐसी स्वास्थ्य समस्या पर गहराई से बात करने वाले हैं जो अक्सर चुपचाप आती है पर इसका असर बहुत गंभीर हो सकता है, ऑस्टियोपोरोसिस। हमारे पास कुछ जानकारी है जिसमें मेडिकल टेक्स्ट का हिस्सा और एक तस्वीर भी है जो हमें इसे बेहतर ढंग से समझने में मदद करेंगी। बिल्कुल, हमारा मकसद यही है कि इस जानकारी को आसान भाषा में रखें ताकि हम सब समझ सकें कि ऑस्टियोपोरोसिस आखिर है क्या, क्यों होता है, पता कैसे चलता है और सबसे जरूरी इससे बचने और इसके इलाज के क्या तरीके हैं। कोशिश करेंगे कि सिर्फ फैक्ट्स ना बताएं बल्कि उनका मतलब समझें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और बुनियादी सवाल, ये ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब क्या है? लोग तो कहते हैं हड्डियां कमजोर हो गईं, पर डॉक्टरी नजरिए से ये क्या है? आपने सही कहा, आम समझ यही है। देखिए, डॉक्टरी भाषा में कहें तो ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हड्डियों का घनत्व, मतलब उनकी डेंसिटी, और उनकी गुणवत्ता, मतलब अंदरूनी बनावट, वो दोनों कम हो जाती हैं। अच्छा। हमारी हड्डियों के आप समझ लीजिए दो मेन हिस्से होते हैं। एक तो अंदर का स्पंजी जालीदार हिस्सा जिसे ट्रेबेक्युलर बोन कहते हैं, हाँ। और दूसरा बाहर का कठोर ठोस खोल, वो कॉर्टिकल बोन। ऑस्टियोपोरोसिस में ये दोनों ही हिस्से कमजोर पड़ जाते हैं। अच्छा, मतलब हड्डियां सिर्फ बाहर से पतली नहीं होती बल्कि अंदर से उनका ढांचा भी खोखला होने लगता है। जैसे आपने कहा स्पंजी हिस्सा वो ज्यादा गड़बड़ होता है। हाँ, बिल्कुल वैसे ही अंदरूनी जालीदार हिस्सा ज्यादा प्रभावित होता है, जिससे हड्डियां नाजुक और भंगुर, मतलब आसानी से टूटने लायक हो जाती हैं। और एक बहुत ही दिलचस्प बात है जो अक्सर लोगों को पता नहीं होती। क्या? वो ये कि ऑस्टियोपोरोसिस होने पर भी खून में कैल्शियम और फॉस्फेट का लेवल वो आमतौर पर बिल्कुल नॉर्मल मिलता है। अरे, ये कैसे? मतलब हड्डियां अंदर से कमजोर हो रही हैं, उनमें कैल्शियम कम हो रहा है, पर ब्लड टेस्ट नॉर्मल, ये कैसे हो सकता है? ये होगा कि हमारा शरीर खून में कैल्शियम का एक लेवल मेंटेन करने को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देता है। कैल्शियम दिल, मांसपेशियों, नसों, सबके लिए जरूरी है ना? हाँ बिल्कुल। तो अगर खून में कैल्शियम कम होने लगता है तो शरीर क्या करता है, वो हड्डियों से कैल्शियम खींचकर खून में ले आता है लेवल मेंटेन करने के लिए। तो हड्डियां कीमत चुका रही हैं, पर खून की रिपोर्ट नॉर्मल आ सकती है। इसलिए सिर्फ ब्लड टेस्ट से ऑस्टियोपोरोसिस नहीं पकड़ में आता। समझ गई। ये तो वाकई एक बहुत जरूरी पॉइंट है। तो फिर सवाल ये है कि ये हड्डियां कमजोर होती क्यों हैं? क्या ये बस बुढ़ापे के साथ होना ही है? बुढ़ापा एक बड़ा कारण जरूर है, पर सिर्फ वही नहीं। सबसे आम वजह है हड्डियों के बनने और टूटने की जो प्रक्रिया है ना, उसका बैलेंस बिगड़ जाना। हमारे शरीर में पुरानी हड्डी लगातार हटती है, नई बनती है। पुरानी हड्डी हटाने का जो प्रोसेस है उसे बोन रिजॉर्प्शन कहते हैं। अच्छा। और ये काम ऑस्टियोक्लास्ट नाम की सेल्स करती हैं। आप इन्हें हड्डियों की डेमोलिशन टीम समझ लीजिए। डेमोलिशन टीम, ठीक है। और नई हड्डी बनाने वाली भी कोई टीम होगी? बिल्कुल, उन्हें ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं, वो कंस्ट्रक्शन टीम। नॉर्मली ये डिमोलिशन और कंस्ट्रक्शन साथ साथ चलते हैं, बैलेंस में। लेकिन ऑस्टियोपोरोसिस में अक्सर ये डिमोलिशन टीम यानी ऑस्टियोक्लास्ट ज्यादा तेजी से काम करने लगती है या उनकी गिनती बढ़ जाती है। तो मतलब हड्डी बन कम रही है और टूट ज्यादा रही है। बिल्कुल, नतीजा ये कि नेट लॉस होता है हड्डी का। और ये डिमोलिशन टीम अचानक ज्यादा एक्टिव क्यों हो जाती है? इसके पीछे कई वजह हो सकती हैं। दो सबसे बड़े कारण हैं एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी और बढ़ती उम्र। महिलाओं में मेनोपॉज के बाद एस्ट्रोजन लेवल तेजी से गिरता है और एस्ट्रोजन हार्मोन वो ऑस्टियोक्लास्ट को कंट्रोल में रखता है। अच्छा। तो जब एस्ट्रोजन कम होता है तो ऑस्टियोक्लास्ट पर से ब्रेक हट जाता है और वो ज्यादा हड्डी गलाने लगते हैं। पुरुषों में भी उम्र के साथ टेस्टोस्टेरोन कम होता है, उसका भी असर होता है, पर शायद उतना नहीं जितना महिलाओं में एस्ट्रोजन की कमी का। और बढ़ती उम्र का क्या रोल है इसमें? उम्र बढ़ने के साथ जो नई हड्डी बनाने वाली सेल्स हैं ऑस्टियोब्लास्ट, वो थोड़ी सुस्त हो जाती हैं और हार्मोनल बदलाव तो होते ही हैं। तो एक तरफ बनना कम, दूसरी तरफ गलना ज्यादा, दोनों मिलकर हड्डियां कमजोर कर देते हैं। ठीक है, तो उम्र और हार्मोन, खासकर मेनोपॉज के बाद, ये मेन कल्प्रिट है। लेकिन क्या ऐसा भी होता है कि किसी को कम उम्र में या इनके बिना भी ऑस्टियोपोरोसिस हो जाए? मतलब कोई और वजह भी हैं? हाँ बिल्कुल, उसे सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। मतलब जब ये किसी और बीमारी या दवा के साइड इफेक्ट की तरह हो। कई दवाएं हैं जो हड्डियों के लिए नुकसानदायक हो सकती हैं अगर लंबे टाइम तक ली जाएं। इनमें सबसे कॉमन है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स, अरे वो तो बहुत कॉमन दवाएं हैं, अस्थमा, आर्थराइटिस, कई चीजों में देते हैं। उनसे भी इतना फर्क पड़ता है? जी हाँ, लंबे समय तक या ज्यादा डोज में लेने पर स्टेरॉइड्स हड्डी बनाने वाली सेल्स को दबाते हैं और गलाने वाली सेल्स को बढ़ावा देते हैं, एक डबल अटैक जैसा।
इसके अलावा शराब का बहुत ज़्यादा सेवन, वो सीधे हड्डियों को नुकसान पहुंचाता है और कैल्शियम एब्जॉर्प्शन भी कम करता है। ओह, कुछ मिर्गी की दवाएं हैं, एंटी कॉन्वल्जेंट्स, खून पतला करने वाली कुछ दवाएं जैसे हेपेरिन, और थायराइड हार्मोन की अगर ज़रूरत से ज़्यादा डोज ली जा रही हो, वो भी हड्डियों को कमज़ोर कर सकती हैं। और बीमारियों का क्या, कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हैं जो खतरा बढ़ाती हैं? ज़रूर, कुछ हार्मोनल गड़बड़ियां जैसे हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, इसमें पैराथायरॉयड ग्रंथि ज़्यादा हार्मोन बनाती है और वो हड्डियों से कैल्शियम निकालता है। या फिर हाइपरथायरॉयडिज्म, जब थायराइड ज़्यादा एक्टिव हो। कुछ कैंसर भी, जैसे मल्टीपल माइलोमा, जो बोन मैरो का कैंसर है। ओह, हाँ, वो हड्डियों को बहुत बुरी तरह अफेक्ट करता है। इसके अलावा पाचन की कुछ समस्याएं हैं जो पोषक तत्वों, खासकर कैल्शियम और विटामिन डी को सोखने नहीं देती, जैसे सीलिएक डिजीज या फिर गंभीर कुपोषण, एनोरेक्सिया। ये सब भी सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस करवा सकते हैं। बाप रे, लिस्ट तो काफी लंबी है। बिल्कुल। तो मतलब सिर्फ उम्र नहीं, दवाएं और दूसरी बीमारियां भी जिम्मेदार हो सकती हैं। अब सवाल ये कि इसका पता कैसे लगाएं? आपने कहा खून की जांच से पता नहीं चलता, लक्षण भी शुरुआत में नहीं होते, तो फिर? बिल्कुल सही कहा आपने। इसे खामोश चोर या साइलेंट डिजीज इसीलिए कहते हैं। जब तक हड्डी टूट ना जाए पता ही नहीं चलता। इसीलिए स्क्रीनिंग और सही जांच जरूरी है, खासकर जिनमें रिस्क ज्यादा है। तो वो सही जांच क्या है, कैसे पता करते हैं? इसके लिए जो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है वो है डेक्सा स्कैन। डेक्सा मतलब ड्यूल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्प्शियोमेट्री। अच्छा, डेक्सा स्कैन। हाँ, ये एक तरह का लो डोज एक्सरे है जो बहुत एक्यूरेसी से हड्डियों का घनत्व यानी बोन मिनरल डेंसिटी BMD को मापता है। ये कहाँ करते हैं स्कैन? मतलब शरीर के किन हिस्सों की हड्डियों को जांचते हैं? आमतौर पर 3 मेन जगहों पर BMD मापते हैं जहां फ्रैक्चर का खतरा सबसे ज्यादा होता है। कमर की हड्डी यानी रीढ़ की हड्डी का निचला हिस्सा, लंबर स्पाइन, कूल्हे की पूरी हड्डी, टोटल हिप, और जांघ की हड्डी का ऊपरी हिस्सा जो कूल्हे के जोड़ से जुड़ता है, फेमोरल नेक। स्कैन बहुत आसान है, दर्द नहीं होता, बस कुछ मिनट लगते हैं। और इसके रिजल्ट्स को कैसे समझते हैं? आपने टी स्कोर का जिक्र किया था, ये टी स्कोर क्या चीज है? टी स्कोर देखिए एक तुलना है। ये बताता है कि आपकी हड्डी का घनत्व आपकी ही जेंडर के एक हेल्दी 30 साल के नौजवान की औसत हड्डी घनत्व से कितना कम या ज्यादा है। 30 साल इसलिए क्योंकि उस उम्र में बोन डेंसिटी पीक पर होती है। अच्छा, तो अगर टी स्कोर -1.0 या उससे ज्यादा है तो नॉर्मल मानते हैं। अगर -1.0 और -2.5 के बीच है तो इसे ऑस्टियोपीनिया कहते हैं। मतलब हड्डी कमजोर है पर अभी ऑस्टियोपोरोसिस नहीं। ये एक वार्निंग साइन है। और ऑस्टियोपोरोसिस कब कहेंगे? जब टी स्कोर -2.5 या उससे भी कम हो, जैसे -3.0 या -3.5, इसका मतलब है कि हड्डी का घनत्व काफी कम हो गया है और फ्रैक्चर का खतरा बहुत बढ़ गया है। ओके, तो -2.5 वो एक तरह की लक्ष्मण रेखा है। हाँ, कह सकते हैं। डायग्नोसिस के लिए ये कट ऑफ पॉइंट WHO का। क्या डेक्सा के अलावा भी कोई तरीका है पता लगाने का? मान लीजिए कहीं डेक्सा स्कैन है ही नहीं। हाँ, कुछ सिचुएशंस में बिना डेक्सा के भी क्लिनिकल डायग्नोसिस हो सकता है। सबसे मेन है फ्रिजिलिटी फ्रैक्चर होना। फ्रिजिलिटी फ्रैक्चर? हाँ, मतलब ऐसी हड्डी का टूटना जो बहुत ही कम चोट से टूटी हो। ऐसी चोट जिससे नॉर्मल हड्डी शायद ना टूटती, जैसे खड़े खड़े गिर जाने पर कूल्हे या रीढ़ की हड्डी का फ्रैक्चर हो जाना। अगर ऐसा फ्रैक्चर होता है, खासकर 50 साल के बाद, तो उसे ऑस्टियोपोरोसिस का सबूत मान सकते हैं, चाहे डेक्सा ना हुआ हो। यानी हड्डी का मामूली चोट से टूट जाना ही अपने आप में एक बड़ा सिग्नल है। और स्क्रीनिंग के लिए कोई रेकमेंडेशन है? किस उम्र में करानी चाहिए जांच? हाँ, गाइडलाइंस ये कहती हैं कि 65 साल या उससे ज्यादा उम्र की सभी महिलाओं को कम से कम एक बार डेक्सा जरूर करवाना चाहिए, चाहे लक्षण हो या ना हो। पुरुषों के लिए यह सलाह 70 साल की उम्र से है। और अगर रिस्क फैक्टर्स हो तो? हाँ, अगर रिस्क फैक्टर्स ज़्यादा हैं, जैसे स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, पहले फ्रैक्चर हुआ है या कोई सेकेंडरी कारण है, तो डॉक्टर कम उम्र में भी स्क्रीनिंग की सलाह दे सकते हैं। ये जानकारी बहुत काम की है। अब बात करते हैं सबसे चिंता वाली बात की, फ्रैक्चर। अगर किसी को ऑस्टियोपोरोसिस है तो फ्रैक्चर का खतरा कितना बढ़ जाता है, और ये होते कहाँ है सबसे ज्यादा? फ्रैक्चर ही ऑस्टियोपोरोसिस का सबसे बुरा नतीजा है और हमारी सबसे बड़ी चिंता भी। हड्डियां इतनी कमजोर हो जाती हैं कि रोज के काम करते हुए, जैसे झुकना, खांसना या कोई वजन उठाना, या फिर जरा सी ठोकर लगने पर भी टूट सकती हैं। सबसे कॉमन फ्रैक्चर होते हैं रीढ़ की हड्डी में।
उन्हें वर्टिब्रल कंप्रेशन फ्रैक्चर कहते हैं। ये वर्टिब्रल कंप्रेशन फ्रैक्चर, ये क्या होता है और इसका असर क्या होता है? इसमें रीढ़ की हड्डी की एक या ज्यादा वर्टिब्रा वो अपने ही वजन या हल्के दबाव से पिचक जाती हैं, जैसे स्पंज दब जाए। ओह, नतीजा होता है पीठ में अचानक तेज दर्द, जो कई हफ्तों या महीनों तक रह सकता है। और अगर बार बार ऐसे फ्रैक्चर हों तो व्यक्ति का कद धीरे धीरे कम होने लगता है और पीठ आगे की ओर झुक सकती है, जिसे हम कुबड़ निकलना या काइफोसिस कहते हैं। हमारे पास जो तस्वीर है उसमें भी शायद यही दिख रहा है। हाँ, उस चित्र में एक नॉर्मल वर्टिब्रा और एक कंप्रेशन फ्रैक्चर वाली वर्टिब्रा की तुलना है। आप देख सकती हैं कि फ्रैक्चर वाली वर्टिब्रा बीच से कैसे दब गई है। इससे दो वर्टिब्रा के बीच की डिस्क बाहर उभर सकती है और नसों के निकलने की जगह फोरामेन सिकुड़ सकती है। उससे नसों पर दबाव पड़ सकता है। कुबड़ निकलना और कद कम होना, ये तो सुनने में ही बहुत सीरियस लगता है। रीढ़ की हड्डी के अलावा और कौन सी जगह है जहां खतरा ज्यादा है? कुल्हे का फ्रैक्चर, हिप फ्रैक्चर, खासकर जांघ की हड्डी के ऊपरी हिस्से फेमोरल नेक का टूटना, ये बहुत कॉमन और बहुत ही गंभीर होता है। अक्सर बुजुर्गों में गिरने से होता है ये। और ये गंभीर क्यों होता है इतना? क्योंकि इसके बाद लगभग हमेशा सर्जरी करनी पड़ती है और उसके बाद भी कई लोग पूरी तरह से पहले जैसे चल फिर नहीं पाते। उनकी आज़ादी छिन जाती है और इससे मृत्यु दर भी बढ़ जाती है। ओह माय गॉड, कुल्हे का फ्रैक्चर मतलब जिंदगी बदल सकती है। बिल्कुल। और तीसरी आम जगह है कलाई का फ्रैक्चर, रिस्ट फ्रैक्चर, जिसे डिस्टल रेडियस फ्रैक्चर या कोल्स फ्रैक्चर भी कहते हैं। ये अक्सर तब होता है जब कोई गिरते हुए हाथ के बल गिरता है। तो रीढ़ की हड्डी, कूल्हा और कलाई, ये तीन मेन डेंजर जोन्स है। इतना सब जानने के बाद सबसे जरूरी सवाल, क्या हम इससे बच सकते हैं, इसे रोक सकते हैं, और अगर हो गया है तो क्या इलाज है? हाँ, अच्छी खबर यह है कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। बचाव के लिए यानी प्रोफिलैक्सिस के लिए दो चीजें सबसे जरूरी हैं और इनकी शुरुआत जवानी से ही होनी चाहिए। क्या है वो? पहला, नियमित वजन उठाने वाले व्यायाम, वेट बेयरिंग एक्सरसाइज, मतलब ऐसे व्यायाम जिनमें आपकी हड्डियां और मांसपेशियां ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करती हैं, जैसे तेज चलना, जॉगिंग, दौड़ना, सीढ़ियां चढ़ना, टेनिस, डांस। अच्छा। ये व्यायाम हड्डियों पर हल्का स्ट्रेस डालते हैं जिससे वो मजबूत बनती हैं। हफ्ते में कम से कम 3-4 दिन 30-40 मिनट ऐसे व्यायाम करने चाहिए। और दूसरा? दूसरा है पर्याप्त कैल्शियम और विटामिन डी। हाँ, कैल्शियम हड्डियों का बिल्डिंग ब्लॉक है और विटामिन डी शरीर को कैल्शियम सोखने में मदद करता है। डाइट से कैल्शियम लें, दूध, दही, पनीर, हरी पत्तेदार सब्जियां, रागी, और विटामिन डी के लिए धूप लें। सुबह की हल्की धूप सबसे अच्छी, जरूरत पड़े तो सप्लीमेंट्स भी। मतलब व्यायाम और सही खान पान, खासकर कैल्शियम और विटामिन डी, ये बचाव के लिए बहुत जरूरी है। और ये सिर्फ बुढ़ापे में नहीं, जवानी से ही शुरू करना। बिल्कुल, इसे अपने बोन बैंक में इन्वेस्टमेंट समझिए। जवानी में जितनी मजबूत हड्डियां बनाएंगे, बुढ़ापे में ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा उतना ही कम होगा। और हाँ, स्मोकिंग छोड़ना और शराब कम करना भी जरूरी है। ठीक है, ये तो हुई बचाव की बात। अब अगर किसी को ऑस्टियोपोरोसिस हो ही गया है, डायग्नोसिस हो गया है, तो इलाज के क्या ऑप्शन है, क्या दवाएं हैं? हाँ, इलाज के लिए कई तरह की दवाएं अब काफी तरक्की हुई है इस फील्ड में। इन दवाओं को हम मोटा-मोटा 2 ग्रुप्स में बांट सकते हैं। कौन से ग्रुप्स? पहला है एंटी रिजॉर्प्टिव दवाएं। ये दवाएं हड्डी गलाने वाली सेल्स, ऑस्टियोक्लास्ट, को धीमा करती हैं। ये ब्रेक की तरह काम करती हैं, हड्डी के नुकसान को रोकती हैं। अच्छा, इसमें कौन सी दवाएं आती हैं? इसमें सबसे कॉमन है बिसफॉस्फोनेट्स, जैसे एलेंड्रोनेट, रिसिंड्रोनेट। गोलियां भी आती हैं, इंजेक्शन भी। डेनोसोमैब भी इसी ग्रुप में है। ये रैंक एल नाम के प्रोटीन को ब्लॉक करती है, जो ऑस्टियोक्लास्ट को एक्टिवेट करता है। ये 6 महीने में एक इंजेक्शन लगता है। कुछ मामलों में सर्म्स भी यूज होती हैं, सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स। और दूसरा ग्रुप? दूसरा ग्रुप है एनाबॉलिक दवाएं। ये दवाएं नई हड्डी बनाने वाली सेल्स, ऑस्टियोब्लास्ट, को स्टिमुलेट करती हैं। ये एक्सेलरेटर की तरह हैं, हड्डी का निर्माण बढ़ाती हैं। इसमें मेन दवा है टेरिपैराटाइड। ये पैराथायराइड हार्मोन का सिंथेटिक रूप है। ये कब देते हैं? ये रोज लगने वाला इंजेक्शन होता है और आमतौर पर सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस के मरीजों के लिए रखा जाता है। इतनी सारी दवाएं हैं, डॉक्टर कैसे चुनते हैं कि किसे कौन सी देनी है? डॉक्टर कई चीजें देखते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस कितना सीवियर है, टी स्कोर कितना है, पहले फ्रैक्चर हुआ है या नहीं, मरीज की उम्र, जेंडर, कोई और बीमारियां तो नहीं हैं, मरीज क्या पसंद करता है, गोली या इंजेक्शन, दवाओं के साइड इफेक्ट्स, कीमत, सब देखना पड़ता है।
मतलब इलाज काफी पर्सनल होता है। हाँ बिल्कुल, हर दवा के अपने फायदे नुकसान हैं। इलाज को मरीज की जरूरत के हिसाब से टेलर किया जाता है। कभी-कभी दवाएं बदली भी जाती हैं। एक पुरानी दवा कैल्सिटोनिन भी है, अब कम यूज होती है, पर कभी-कभी फ्रैक्चर के दर्द में मदद करती है। तो मतलब इलाज का लक्ष्य फ्रैक्चर रोकना और क्वालिटी ऑफ लाइफ बनाए रखना है। एकदम सही। लक्ष्य सिर्फ बीएमडी सुधारना नहीं, बल्कि असल में फ्रैक्चर का रिस्क कम करना है, ताकि लोग एक्टिव और इंडिपेंडेंट लाइफ जी सकें। चलिए अब तक की बातचीत को समेटते हैं। हमने समझा कि ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हड्डियां अंदर से कमजोर और भंगुर हो जाती हैं। ये चुपके से बढ़ती है और अक्सर पहला साइन फ्रैक्चर होता है। हाँ, और इसके मुख्य कारण उम्र बढ़ना और हार्मोनल बदलाव हैं, खासकर मेनोपॉज। पर कई दवाएं और बीमारियां भी वजह बन सकती हैं, और खून में कैल्शियम लेवल नॉर्मल हो सकता है। इसका पता लगाने के लिए डेक्सा स्कैन सबसे अच्छा तरीका है, जो टी स्कोर देता है। -2.5 या कम का स्कोर ऑस्टियोपोरोसिस बताता है। मामूली चोट से फ्रैक्चर होना भी एक बड़ा संकेत है। रीढ़ की हड्डी, कूल्हा और कलाई में फ्रैक्चर सबसे कॉमन है। कूल्हे का फ्रैक्चर सबसे गंभीर हो सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि बचाव मुमकिन है। रेगुलर वेट बेयरिंग एक्सरसाइज और सही मात्रा में कैल्शियम व विटामिन डी लेने से, और अगर हो जाए तो बिस्फॉस्फोनेट्स, टेरीपेराटाइड, डेनोसुमैब जैसी कई असरदार दवाएं हैं जो फ्रैक्चर का खतरा कम कर सकती हैं। बिल्कुल। और जाते जाते एक बात पर और जोर देना चाहूंगा। अक्सर हम हड्डियों की हेल्थ को बुढ़ापे की प्रॉब्लम मानकर इग्नोर कर देते हैं। हाँ, ये तो है। पर सच ये है कि मजबूत हड्डियों की नींव बचपन और जवानी में ही रखी जाती है। आप कहना चाहते हैं कि हमें अपने बोन बैंक अकाउंट में जवानी से ही डिपॉजिट करना शुरू कर देना चाहिए? हाँ बिल्कुल यही। आज की लाइफस्टाइल जिसमें फिजिकल एक्टिविटी कम है, खान पान में लापरवाही है, ये भविष्य में ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा बढ़ा सकती है। तो सोचना जरूरी है कि हम आज अपनी हड्डियों के लिए क्या कर रहे हैं। क्या हम उन्हें वो सब दे रहे हैं जो उन्हें आगे चलकर हमारा साथ देने के लिए मजबूत बनाएगा? सही बात है। ये सिर्फ फ्रैक्चर से बचने की बात नहीं है, ये अपने बुढ़ापे में भी एक्टिव, आजाद और दर्द मुक्त जीवन जीने की तैयारी है। आपकी हड्डियां आपका सहारा हैं। उनकी देखभाल करना आपके ओवरऑल हेल्थ और फ्यूचर क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए एक बहुत कीमती इन्वेस्टमेंट है।